अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। बेटा आज 12th क्लास की फ़िज़िक्स का एक और इम्पॉर्टेंट यूनिट आज से हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम इलेक्ट्रिक करंट है। और ये जो इलेक्ट्रिक करंट है ये आपके 12th क्लास की फ़िज़िक्स का दूसरा यूनिट है आफ्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। जो दूसरा यूनिट है दैट इज़ इलेक्ट्रिक करंट। बेटा इस इलेक्ट्रिक करंट में जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है सर्किट एनालिसिस। एक सर्किट को एनालाइज करना, एक सर्किट को स्टडी करना, एक सर्किट में क्या क्या होता है, कहाँ से कहाँ की तरफ एनर्जी ट्रांसफ़र होती है, और व्हाट आर द वेरियस रूल्स दैट दिस सर्किट दैट दिस एनर्जी ट्रांसफ़र फॉलोज। वो सारी चीज़ें जो है इस यूनिट में हम स्टडी करेंगे। बेटा ये 10th क्लास की फ़िज़िक्स जो है, 10th क्लास की जो साइंस है उसमें भी एक यूनिट आपका जो है वो इलेक्ट्रिक करंट के नाम से है। तो इस करंट इस वाले यूनिट में हम करंट के रिलेटेड जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उन सारे कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करेंगे। और इस करंट के इस यूनिट में जो भी चीज़ पॉसिबल है आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम में आपको पूछी जा सकती है, वो सारी चीज़ें इंशाल्लाह हम स्टडी करेंगे इसमें। आपके बोर्ड से लेके आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम, नीट, जेई मेंस या जेई एडवांस तक जो भी चीज़ें पूछी जाएंगी आपको, वो सारी चीज़ें इंक्लूडिंग देयर बेसिक कॉन्सेप्ट्स वो हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो बेटा इस इलेक्ट्रिक करंट को डिस्कस करने से पहले आई वांट टू रिमाइंड यू कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपने दो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखे होंगे। एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड है और एक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है यही एक बेसिक चीज़ है, एक बेसिक रीज़न है इलेक्ट्रिक करंट के लिए। तो आई एम एज्यूमिंग एंड आई एम होपिंग कि आपने वो इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस का जो कॉन्सेप्ट है वो आपने बहुत अच्छे तरीके से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा होगा। इनफैक्ट मैंने भी पढ़ाया है। हमने ऑफलाइन क्लासेस में वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो सारा यूनिट हमने डिस्कस किया है। एंड आई एम होपिंग कि सब ने पढ़ा होगा। जो भी ये वीडियो देख रहा है, आई एम होपिंग कि आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड किया होगा। तो बेटा जहाँ तक इलेक्ट्रिक करंट का सवाल है, जनरली कॉमन इसकी डेफिनेशन है कि इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं हम मोशन ऑफ चार्जेस। जब भी आपके चार्जेस मोशन में होंगे तो उसको नॉर्मली हम करंट कहते हैं। ये बेसिक सा सेंटेंस है, हर एक बुक में लिखा होता है और हर एक टीचर यही बेसिक डेफिनेशन आपको कहता है कि मोशन ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड करंट। एंड आई एम नॉट गोइंग टू चेंज दिस डेफिनेशन, बट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस डेफिनेशन। एक्चुअली ये मोशन ऑफ चार्जेस का क्या मतलब है? तो बेटा ये मोशन ऑफ चार्जेस को अंडरस्टैंड करने के लिए एक इंपॉर्टेंट चीज पहले हमको पता होनी चाहिए, दैट इज ए चार्ज कैरियर। एक चार्ज कैरियर क्या होता है? क्योंकि जब हम कहते हैं मोशन ऑफ चार्जेस, तो बेसिकली हमको द बेटर थिंग इज कि वी शुड से मोशन ऑफ चार्ज कैरियर्स। क्योंकि पहले आपके पास एक पार्टिकल होना चाहिए और उस पार्टिकल के पास एक प्रॉपर्टी होनी चाहिए जिसका जिसको जिसको हम चार्ज कहते हैं। फिर अगर वो पार्टिकल आपका मूव करता है, मोशन में है, तो तब जाके उसको हम कह सकते हैं कि दैट दिस इज इलेक्ट्रिक करंट। तो द फर्स्ट थिंग इन इलेक्ट्रिक करंट दैट यू नीड इज a charge carrier. You need a particle which is carrying a charge. Like इलेक्ट्रॉन, आपके पास एक पार्टिकल है, इसके पास चार्ज है. प्रोटॉन इज अ पार्टिकल एंड इट इज हैविंग सम चार्ज, एंड वी हैव like you have some cations, you have some anions, you have in semiconductor physics you discuss some holes. जो भी आपका पार्टिकल है, अगर उस पार्टिकल के पास चार्ज है तो उस पार्टिकल को हम कहते हैं दिस इज अ चार्ज कैरियर और चार्ज्ड पार्टिकल। अगर वो चार्ज्ड पार्टिकल मूव होता है फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर प्लेस अंडर द इन्फ्लुएंस, ऑब्वियसली अंडर द इफेक्ट ऑफ सम पोटेंशियल डिफरेंस और सम एक्सटर्नल फोर्स, अगर वो मूव होता है तो उसको नॉर्मली हम करंट कहते हैं। तो द इम्पॉर्टेंट थिंग इज इन करंट, फर्स्ट
you need a charge carrier, and number second, you need a force जो इस चार्ज कैरियर को मूव करवाए एक जगह से दूसरी जगह। क्योंकि आपने 10th से ही पढ़ा है हमने सबने, ये बेसिक चीज हमने याद रखी होती है कि दैट मोशन ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड करंट। तो इसी बेसिक डेफिनेशन को ले जाके आगे ले जाके हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो मैंने जो पहली बात इसमें कही वो कही बेटा कि पहली चीज जो है, चार्ज इन मोशन का मतलब है बेसिकली चार्ज कैरियर इन मोशन। आपके पास चार्ज कैरियर होना चाहिए, वो मोशन में होगा तो उसको करंट कहेंगे। पर उसको मोशन में लाने के लिए यू नीड ए फोर्स। आपको एक फोर्स की रिक्वायरमेंट है, आपको एक फोर्स की जरूरत है। और वो फोर्स जो एक इलेक्ट्रिकल चार्ज को मोशन में लाएगा, दैट मस्ट बी एन इलेक्ट्रिकल फोर्स। वो इलेक्ट्रिकल फोर्स होना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रिकल फोर्स ही एक इलेक्ट्रिकल चार्ज को मोशन में लाएगा, उसको मूव करवाएगा, तो फिर जाके आपकी करंट कंस्टिट्यूट होगी। सो द टू इंपॉर्टेंट थिंग इन करंट इज, नंबर वन इज योर चार्ज कैरियर। एक तो है बेटा आपका चार्ज कैरियर, मतलब वो पार्टिकल जिसके पास चार्ज होगा, लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, कैटाइन, एनाइन, एनीथिंग। तो दूसरा है बेटा आपके पास जो होना चाहिए, दैट्स अ फोर्स, एंड दिस फोर्स मस्ट बी इलेक्ट्रिकल फोर्स इन नेचर, क्योंकि इलेक्ट्रिकल फोर्स एक चार्ज कैरियर को मोशन में लाएगा। इन दोनों को अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए मैं एक छोटी सी एग्जांपल आपको देता हूं। बेटा मान लो ये मेरे पास एक रीजन है, और ये जो रीजन है, लेट अस सपोज कि इस रीजन में अभी एक इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है। देयर इज एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज एग्जिस्टिंग इन दिस रीजन, जो मैंने ये रीजन बना लिया, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है, इंटेंसिटी, दैट इज ई, और इस डायरेक्शन में इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है। तो हम क्या करेंगे बेटा काम, हम इस रीजन में दो पॉइंट सिलेक्ट करेंगे। लेट अस सपोज दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी। ठीक, तो बेटा अगर इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है, so obviously there will be a definite or some potential difference between point A and point B. आपने अगर दो पॉइंट सिलेक्ट किए तो पॉइंट ए पे अपना पोटेंशियल होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, तो पॉइंट बी पे अपना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑब्वियसली फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, एंड यू ऑलवेज नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज हैज द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग पोटेंशियल। जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है, उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। तो इसका मतलब पॉइंट ए पे जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वो ज्यादा होगा, और पॉइंट बी पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कम होगा। ठीक है, सो इट डज मीन दैट देयर डज एग्जिस्ट ए सर्टेन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। अब हम क्या करेंगे काम बेटा, हम एक पार्टिकल को लाएंगे जिसके पास चार्ज होगा। let us bring a particle, and here this is a particle and it has a certain charge q। इसके पास एक चार्ज है, ये एक पार्टिकल है एंड इट इज कैरिंग सर्टेन चार्ज q। बेटा जब आप इस चार्जड पार्टिकल को इस रीजन में डालोगे, इस रीजन में आप इस चार्जड पार्टिकल को डालोगे, तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपने पढ़ा होगा कि इस चार्ज पे, इस चार्जड पार्टिकल पे एक फोर्स एक्सर्ट होगा, एंड वी कॉल दैट फोर्स इलेक्ट्रिकल फोर्स। और उस फोर्स का मैग्नीट्यूड जो है, दैट फोर्स इज इक्वल टू क्यू टाइम्स चार्ज टाइम्स द इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्टिंग। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का कॉन्सेप्ट है कि जब भी आप एक पर्टिकुलर रीजन में, जिस रीजन में एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट हो रहा है, अगर आप उस रीजन में एक चार्जड पार्टिकल को डालेंगे या चार्ज को डालेंगे, उस चार्ज पे एक फोर्स एक्सर्ट होगा। जब उस पे फोर्स एक्सर्ट होगा तो ऑब्वियसली द चार्ज विल स्टार्ट मूविंग, और द वेलोसिटी ऑफ चार्ज विल चेंज। अगर वो, ये डिपेंड है कि फोर्स किस डायरेक्शन में एक्सर्ट हो रहा है इस चार्ज पे। तो सिंपल सी बात कहेंगे हम कि अगर ये चार्जड पार्टिकल अभी तक रेस्ट में था, तो ये चार्ज मोशन में आ जाएगा इस फोर्स की वजह से, और ये मूव करना स्टार्ट करेगा। और किस डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट करेगा, ये भी आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा होगा कि अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये उसी डायरेक्शन में मूव करेगा जिस डायरेक्शन में फील्ड होगा। जिस डायरेक्शन में फील्ड होगा उसी डायरेक्शन में ये मूव करेगा। मान लो अगर पॉजिटिव चार्ज है ये, तो जिस डायरेक्शन में फील्ड है, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ फील्ड हियर इज फ्रॉम ए टू बी,
सो ये चार्जड पार्टिकल भी मूव करेगा फ्रॉम ए टू बी। और अगर ये नेगेटिव चार्ज है तब जाके जो इस पे फोर्स एक्सर्ट होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा और ये मूव करेगा अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। फाइन। तो सिंपली हम कह सकते हैं कि बेटा ये जो चार्जड पार्टिकल है इसको आपने एक रीजन में डाला, एक रीजन में रखा जिस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सर्ट हो रहा है, और उस रीजन में आपने दो पॉइंट सिलेक्ट किए हैं, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। और पॉइंट ए पे अपना पोटेंशियल है, पॉइंट बी पे अपना पोटेंशियल है। पॉइंट ए इज एट हायर पोटेंशियल, पॉइंट बी इज एट लोअर पोटेंशियल, सो देयर इज अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। अब आपने इस चार्जड पार्टिकल को पॉइंट ए के पास रखा है तो ऑब्वियसली इस चार्जड पार्टिकल पे एक फोर्स एक्सर्ट होगा और उस फोर्स की वजह से ये जो चार्जड पार्टिकल है ये मूव करेगा, इट विल मूव फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। और जब ये मूव करेगा इसका मतलब चार्जड पार्टिकल मोशन में आ गया, तो हम कह सकते हैं दैट a certain amount of current has been generated। तो यहाँ पे हमने करंट को जेनरेट किया, हमने यहाँ पे करंट को कॉन्स्टिट्यूट किया, करंट को क्रिएट किया। तो करंट हम किसको कहते हैं? करंट यहाँ पे हम उसी चीज को कहते हैं, मोशन ऑफ का चार्ज, क्योंकि हमारा जो प्राइम मकसद था वो है हम करंट मूवमेंट ऑफ चार्ज को कहते हैं। तो हमारा यहाँ पे जो काम था वो था कि आपने एक चार्जड पार्टिकल को लिया और इस चार्जड पार्टिकल को आपने मोशन में लाया। वो कैसे लाया? वो आपने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से लाया। तो जब ये मूवमेंट में आ गया, जब ये मोशन में आ गया, तो इसी को तो हम करंट कहते हैं। तो वी कैन से दैट इन दिस रीजन ए करंट एग्जिस्ट फ्रॉम ए पॉइंट ए टू पॉइंट बी। क्यों? क्योंकि पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जो है एक चार्जड पार्टिकल मूव हुआ है, एंड व्हेन चार्जड पार्टिकल मूव्स वी कॉल दैट करंट। पर बेटा ये जो मोशन है ना, पहली बात तो ये है कि आपने अंडरस्टैंड किया कि चलो मोशन ऑफ चार्जड पार्टिकल को ही हम करंट कहेंगे, पर उसके लिए रिक्वायरमेंट है, एक तो आपके पास चार्ज कैरियर होना चाहिए, और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो चार्ज कैरियर है ना बेटा ये फ्री होना चाहिए। इट शुड बी फ्री टू मूव। ये ऐसा नहीं कि ये चार्ज कैरियर बंद हो, बाउंड हो, आप इसको अगर फोर्स देंगे भी ये मूव नहीं कर सकेगा, तो फिर वहां पे करंट कॉन्स्टिट्यूट नहीं होगी। तो करंट कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए आपके पास, करंट कॉन्स्टिट्यूट करने का मतलब है चार्ज को मोशन में लाना, और उसके लिए आपके दो रिक्वायरमेंट्स हैं। एक रिक्वायरमेंट है कि आपके पास फ्री चार्ज कैरियर होना चाहिए, कोई भी पार्टिकल जो चार्ज कैरी करता और वो फ्री होना चाहिए। और दूसरा आपके पास फोर्स होना चाहिए। फोर्स कौन सा फोर्स? इलेक्ट्रिकल फोर्स। इलेक्ट्रिकल फोर्स, या इसको आप कहते हैं आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस होनी चाहिए, जिस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से या जिस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस चार्ज कैरियर पे एक फोर्स एक्सर्ट हो और वो फोर्स की वजह से वो मोशन में आ जाए और आपकी करंट कॉन्स्टिट्यूट हो जाए। सो दीज आर टू इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट्स फॉर इलेक्ट्रिक करंट। पर अब थोड़ा और इसको इसमें जो है इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा और अंडरस्टैंड करते हैं। वो ये है कि जो हम कहते हैं ना दैट मोशन ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल या मोशन ऑफ चार्ज कैरियर कॉन्स्टिट्यूट्स करंट, इस मोशन को अंडरस्टैंड करेंगे बेटा ये जो मोशन की बात मैं कर रहा हूं यहाँ पे, दैट द मोशन ऑफ चार्ज कैरियर कॉन्स्टिट्यूट्स करंट, इस मोशन के बारे में आप एक चीज याद रखेंगे दैट दिस मोशन मस्ट बी डेफिनेट, इट शुड बी इन अ डेफिनेट डायरेक्शन, इट शुड नॉट बी रैंडम मोशन। देखो फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको इस चार्जड कैरियर, इस चार्ज पार्टिकल को ए से बी तक आना है, इट शुड मूव फ्रॉम ए टू बी। अब ए टू बी आने का मकसद, ए टू बी जाने का जो मतलब है, एक होता है कि ये डायरेक्ट ए टू बी चला जाए, दिस इज ऑल्सो मोशन। दूसरा होता है नहीं, ये रैंडम एक हैफेजर्ड पाथ सेलेक्ट करे, मान लो यहां जाए पहले, फिर यहां, फिर इधर, ऐसे 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 ऐसे, फिर जाके बी तक पहुंच जाए। ये जो दूसरा पाथ इसने एक्वायर किया ना, ऑल्दो दिस इज अ रैंडम पाथ, पर आप इसमें भी देखेंगे कि ये चार्जड पार्टिकल थोड़ा 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 आगे आगे बढ़ता जा रहा है। ऑल्दो इट्स पाथ इज रैंडम, ये इसकी मोशन डेफिनेट नहीं है। डेफिनेट होने का मतलब है कि इसकी जो डायरेक्शन है दैट्स नॉट डेफिनेट, बट स्टिल इट इज मूविंग इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। अगर इसकी, मान लो इसको ए से जाना है बी तक, एक होता है कि ये डायरेक्ट जाए, इसकी डायरेक्शन डेफिनेट होगी तो मोशन भी डेफिनेट होगी।
दूसरा होता है नहीं, पहले इधर जाएगा फिर ऐसे 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 करके ये ऐसे पाथ में जाके फाइनली पहुंचेगा ऐसे। देखो इस केस में क्या है बेटा, आपकी जो डायरेक्शन है ना मोशन की, दैट्स नॉट डेफिनेट, इट हैज अ डिफरेंट डायरेक्शन। कभी जाके ये ऐसे जाता है, कभी जाके ऐसे ऐसे, डिफरेंट डायरेक्शन है। पर इसकी जो मोशन है वो डेफिनेट है। मोशन का मतलब है कि आप देखेंगे ये थोड़ा 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 आगे आगे बढ़ता जा रहा है और फाइनली ये ए से लेके ए से जाके बी तक पहुंच जाता है। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डेफिनेट मोशन, कि अगर आपका जो चार्जड पार्टिकल है, it should certainly move from point 1 to point second. It should reach point second from point first. अब जो इसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन है, ऑल्दो इट माइट बी रैंडम, पर ये थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ना चाहिए। ऐसा ना हो कि देखो चार्जड पार्टिकल अपनी ही जगह ऐसे 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 ऐसे, एट द एंड अगर आप देखेंगे तो आप उसको फाइंड करेंगे अपनी ही पोजिशन पे। दिस इज ऑल्सो ए मोशन, ये भी मोशन है। देखो ये मान लो चार्जड पार्टिकल है, यहाँ से स्टार्ट हुआ है ऐसे 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 ऐसे, ये भी मोशन है ना बेटा, फाइनली यहाँ पे। तो अगर आप इसकी एक नेट मोशन देखोगे, नेट रिजल्ट इसकी मोशन का देखोगे, वो जीरो है, क्योंकि फाइनली तो ये आगे गया ही नहीं, इसने तो मूवमेंट दिखाई। द चार्ज वॉज इन मोशन बट दिस मोशन वॉज नॉट इन अ डेफिनेट डायरेक्शन, ये मोशन रैंडम थी, इट वॉज अ हैफेजर्ड मोशन। फाइनली इस मोशन का जो रिजल्टेंट था दैट इज जीरो। सो बेटा जब हम कहते हैं दैट मोशन ऑफ चार्जेस कंस्टिट्यूट करंट, इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है आपको, दैट दिस मोशन ऑफ चार्ज मस्ट बी डेफिनेट। It doesn't mean that the motion should be along a straight line, it should be along a straight line, no. It means that even if the motion is not along a straight line, but still the particle should be moving in a definite direction, although randomly. ऐसा नहीं होना चाहिए। मान लो देखो बेटा, यहाँ पे ये आपका एक कंडक्टर है, मान लो कंडक्टर एक सिंपल से एग्जांपल है, और इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसमें, दीज आर द इलेक्ट्रॉन्स। और इन इलेक्ट्रॉन्स के अलावा इसमें बहुत सारे आयन्स भी होते हैं, क्योंकि जिन एटम से ये इलेक्ट्रॉन्स फ्री हुए हैं उनके आयन्स वहीं पे होंगे, कैटायन्स वहीं पे होंगे। तो अगर इस कंडक्टर को आप एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करोगे फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, तो इन सारे इलेक्ट्रॉन्स पे एक फोर्स एक्सर्ट होगा। जब आप ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करोगे, इसका मतलब है आप इस वाले रीजन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रहे हो। वो कैसे करोगे? ऑब्वियसली हमारे पास एक बैटरी होती है, बैटरी की वजह से हम फोर्स क्रिएट करते हैं, बैटरी की वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फोर्स क्रिएट करते हैं, बैटरी ही की वजह से हम पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो डेवलप करवाते हैं। तो इसी बैटरी की वजह से फोर्स जनरेट होता है और उसी फोर्स से वो चार्जड पार्टिकल मूव होते हैं। अब देखो बेटा, यहाँ पे ये कंडक्टर लिया हमने, बहुत सारे चार्जेस हैं इसमें। जब आपने बैटरी इस कंडक्टर को लगा दी, जब आपने बैटरी एस्टैब्लिश कर दी, तो इन सारे चार्जड पार्टिकल्स पे, सारे इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स एक्सर्ट होगा। तो जब फोर्स एक्सर्ट होगा तो सारे कोशिश करेंगे, अब यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल है तो दिस इज एट नेगेटिव पोटेंशियल, दिस इज एट पॉजिटिव पोटेंशियल। तो अगर अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं तो सारे इलेक्ट्रॉन्स पे जो फोर्स एक्सर्ट होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल, क्योंकि ये नेगेटिव चार्जेस है। और सारे नेगेटिव चार्जेस कोशिश करेंगे मूव करने की, किस डायरेक्शन में, किसकी तरफ, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, पॉजिटिव एंड की तरफ। अब ये जब सारे चार्जड पार्टिकल्स कोशिश करेंगे, ये सारे चार्जड पार्टिकल्स मूव करने की कोशिश करेंगे, अब देखो क्या होगा बेटा, यहाँ पे बिलियंस ऑफ चार्जड पार्टिकल्स हैं और उनके आयंस भी यहीं पे है। तो जब ये सारे आगे कोशिश करेंगे ना मूव करने की, तो यहाँ पे बहुत सारे कोलिजन्स होंगे। और ऊपर से चलो इस फोर्स को छोड़ो, इन जो इलेक्ट्रॉन्स पे जो ये फोर्स एक्सर्ट हुआ ना इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, इसको छोड़ो। ये जो इलेक्ट्रॉन्स एक कंडक्टर में होते हैं ना, दे आर ऑलरेडी इन मोशन, इनकी ऑलरेडी एक थर्मल वेलोसिटी होती है। रूम टेम्परेचर पे ये ऑलरेडी बहुत हाई वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे होते हैं, उसको हम कहते हैं रैंडम थर्मल वेलोसिटी। और वो वेलोसिटी, उसकी जो रेंज है दैट इज अप्रोक्सीमेटली
4 to 10⁵ मीटर पर सेकेंड, मतलब बहुत हाई वेलोसिटी से ये ऑलरेडी मूव कर रहे होते हैं। अगर आप एक कंडक्टर को लोगे, मान लो यहाँ पे इसी कंडक्टर को लूंगा मैं, तो अंदर इस कंडक्टर में जो है बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स आपको मिलेंगे। तो अभी आपने इस कंडक्टर को जो है बैटरी नहीं लगाई है, अभी आपने फोर्स एक्सर्ट नहीं किया है, पर फोर्स के बिना भी इस कंडक्टर में जो अंदर से इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, दे आर ऑलरेडी इन मोशन, वो पहले ही मूवमेंट में होते हैं। क्यों मूवमेंट में होते हैं? बिकॉज ऑफ देयर थर्मल एनर्जीज, बिकॉज ऑफ देयर थर्मल वेलोसिटीज, बिकॉज ऑफ द रूम टेम्परेचर, बिकॉज ऑफ द एक्सटर्नल टेम्परेचर। तो एक्सटर्नल टेम्परेचर की वजह से जो उनको एनर्जी मिल रही है, तो उस एनर्जी की वजह से वो ऑलरेडी उनकी बहुत ज्यादा हाई ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है, दे आर ऑलरेडी मूविंग, दे आर ऑलरेडी मूविंग। पर यहां पे इस मूवमेंट, इस मोशन ऑफ चार्जेस को हम करंट नहीं कहते। हम ये नहीं कहते कि देखो मेरे पास एक कंडक्टर है, तो इस कंडक्टर में बिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अभी जो अंदर से है वो मूव कर रहे हैं, पर मैं उसको करंट नहीं कहता। यहाँ पे मैं मोशन ऑफ चार्जेस को वहां पे करंट नहीं कहता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये जो मोशन है ये रैंडम है, इसका रिजल्टेंट जीरो है, ये मोशन एक डेफिनेट डायरेक्शन में नहीं है। अगर आप देखोगे किसी भी इलेक्ट्रॉन को, तो किसी भी इलेक्ट्रॉन को जो है वो मूव करता है ऐसे 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 ऐसे, पर एट द एंड वो अपनी ही जगह पे होगा। या अगर ऐसे नहीं तो ऐसे आप कर लो, मान लो अगर आप इस एंड से लेके यहां तक आपके 50 इलेक्ट्रॉन इस एंड से लेके यहां इस एंड तक आ गए, तो इन थर्मल वेलोसिटीज की रैंडमनेस इतनी हाई होती है कि अगर यहां से यहां 50 आएंगे तो यहां से यहां भी 50 गए होंगे। तो व्हाट इज नेट इफेक्ट? जीरो। रैंडम का मतलब है अगर एक इलेक्ट्रॉन लेफ्ट से राइट आता है तो कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन जरूरी ऐसा है जो राइट से लेफ्ट जाता है। अगर कोई इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर जाता है तो सम इलेक्ट्रॉन मस्ट बी मूविंग फ्रॉम अप टू डाउन। तो इसका मतलब है व्हाट इज द नेट इफेक्ट ऑफ दिस मोशन? जीरो। सो दिस इज अ रैंडम मोशन। सो दिस रैंडम मोशन डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट एनी करंट। इस रैंडम मोशन को, ऑल्दो यहाँ पे भी चार्जड पार्टिकल्स या चार्ज कैरियर्स जो है वो मोशन में, पर इस मोशन को करंट नहीं कहते। तो मैं बहुत ज्यादा स्ट्रेस दे रहा हूं इस बात पे बेटा, जो हमने कहा ना, ये जो टर्म है दैट द मोशन ऑफ चार्ज कैरियर्स कॉन्स्टिट्यूट करंट। और ये मोशन क्यों होती है? दिस मोशन ऑकर्स अंडर द इफेक्ट, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सर्टेन फोर्स, इलेक्ट्रिकल फोर्स, सर्टेन फोर्स और सर्टेन पोटेंशियल डिफरेंस, सर्टेन इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि इलेक्ट्रिकल फोर्स पोटेंशियल डिफरेंस या बैटरी या इलेक्ट्रिक फील्ड से ही क्रिएट होगा। बट दिस मोशन शुड बी डेफिनेट मोशन, इट शुड बी डेफिनेट मोशन। देखो डेफिनेट का क्या मतलब है? अभी इसमें थर्मल वेलोसिटीज की वजह से जो है अंदर से चार्ज्ड पार्टिकल्स रैंडमली मूव कर रहे हैं, कुछ ऐसे कुछ ऐसे, कुछ ऊपर कुछ नीचे, हर एक डायरेक्शन में, तो नेट रिजल्टेंट उनका जीरो है। अब देखो क्या होगा जब आप इसको बैटरी लगाओगे ना, ऐसे मान लो ये आपने बैटरी लगा दी, तो इस बैटरी की वजह से इन सारे इलेक्ट्रॉन्स पे एक फोर्स एक्सर्ट होगा इस डायरेक्शन में, फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। अब देखो क्या होगा, अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये तो ऑलरेडी मूव कर रहे हैं, दे आर ऑलरेडी मूविंग विद ट्रेमेंडस वेलोसिटीज, विद थर्मल वेलोसिटीज, बट अब ये जो फोर्स इन पे एक्सर्ट होगा, इस फोर्स की वजह से जो इनकी मोशन है ना वो अब डेफिनेट हो जाएगी। डेफिनेट होने का मतलब है कि ये रैंडमली मूव करेंगे, बट ये थोड़ा 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 आगे बढ़ेंगे। अब अभी क्या होता था, अभी ये अपनी ही जगह ऐसे 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 फाइनली ये एक ही जगह होते थे, पर अब क्या होगा, अब ये स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं करेंगे, नहीं, बहुत सारे कोलिजन्स होंगे अंदर से, क्योंकि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब देखो क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है, कोई एक इलेक्ट्रॉन हमने सिलेक्ट किया है इसमें से, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे 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 रैंडमली मूव करता जाएगा, पर देखो क्या होता है, थोड़ा थोड़ा ये आगे आगे भी जाता है। क्या इसकी मोशन स्ट्रेट है? नहीं, पर इसकी मोशन डेफिनेट है, ये थोड़ा 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 आगे जाता है, तो फाइनली ये पहुंचेगा इस एंड से इस एंड तक, तो हम कहते हैं दैट द मोशन इज डेफिनेट। तो इस कंडक्टर में करंट कॉन्स्टिट्यूट हुई। अब ये करंट कॉन्स्टिट्यूट तब हुई ना जब आपने इस रैंडम मोशन को डेफिनेट कर दिया, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में कर दिया इस मोशन को, और वो डेफिनेट किससे कर दिया आपने? इस बैटरी से, इस फोर्स से। वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंपॉर्टेंट। सो बेटा कहने का मतलब है कि जो 10th में आपने पढ़ा है या जो लिखा होता है दैट मोशन ऑफ चार्जेस इज करंट, ठीक है, नो डाउट, पर इसको अंडरस्टैंड कर लो, इसको समझो कि चार्जेस का मूव करना, इसका मतलब चार्ज कैरियर्स का मूव करना होता है, क्योंकि चार्ज तो प्रॉपर्टी है,
और ये प्रॉपर्टी किसी पार्टिकल की होती है। और वही पार्टिकल जब मूव करेगा, और करवाएगा कौन, उसको करवाएगा फोर्स। फोर्स कौन देगा उसको, फोर्स बैटरी देगी। बैटरी कैसे देगी, बैटरी पोटेंशियल डिफरेंस एक्सर्ट करती है, बैटरी फील्ड क्रिएट करती है, उसी वजह से उस पर फोर्स एक्सर्ट होता है, तो वो मूव करने लगता है। पर कैसे मोशन, डेफिनेट मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन, no, it doesn't mean straight line motion. It can be straight line motion, it can be a curved line motion, but it need to be definite मतलब a particle, a charged particle must be moving steadily along a particular direction. So एक जगह से दूसरी जगह ये जो है ये मूव करना चाहिए, ठीक है। so that motion actually constitutes your electric current. so ये कुछ बेसिक सी चीजें हैं जो आपने जो इलेक्ट्रिक करंट के बारे में जो है वो अंडरस्टैंड कर ली। सो अगर आपको डिफाइन करनी होगी आप इलेक्ट्रिक करंट, तो क्या लिखोगे, आप लिखोगे बेटा इलेक्ट्रिक करंट बेसिकली रिप्रेजेंट्स द मोशन ऑफ चार्ज कैरियर्स इन अ डेफिनेट डायरेक्शन under the influence of external electric field or under the influence of external potential difference. So this is the general, this is the qualitative definition of electric current. इलेक्ट्रिक करंट होता है, अब हम इसको शॉर्ट में कहते हैं कि चार्जेस मोशन में होंगे। अब ये अंडरस्टूड है, आज से मैं जब कहूंगा ना बेटा चार्ज मोशन में आ गया, तो आप अंडरस्टैंड कर लेना चार्ज मोशन में आने का मतलब है कि इसकी जो मोशन है वो डेफिनेट है। इट इज नॉट दैट रैंडम मोशन, इट्स अ डेफिनेट मोशन। देखो इसी से हमारा एक कॉन्सेप्ट भी होता है ना, एक कॉन्सेप्ट यहाँ से वजूद में आ जाता है जिसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। ऑल्दो मैं इसको आराम से आपको अगले क्लास में समझाऊंगा, पर यहाँ से ये जो कॉन्सेप्ट ड्रिफ्ट वेलोसिटी का है, यहाँ से आप इसको समझ सकते हो। देखो ये जो मैंने मान लो कंडक्टर ले लिया, अब मैंने इस कंडक्टर में आपको बता दिया कि इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब और ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये ऑलरेडी मूव कर रहे होते हैं विद ट्रेमेंडस वेलोसिटीज बिकॉज ऑफ द एक्सटर्नल टेम्परेचर, बिकॉज ऑफ देयर थर्मल एनर्जीज। पर वो वेलोसिटी जो है रैंडम होती है, उस वेलोसिटी या उस मोशन से करंट कंस्ट्यूट नहीं होती। क्यों, क्योंकि अगर आप मान लो एक क्रॉस सेक्शन लेंगे, इस क्रॉस सेक्शन को अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो रैंडम मोशन की वजह से अगर यहाँ से यहाँ इस डायरेक्शन में 100 इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे तो इसी टाइम में 100 इलेक्ट्रॉन्स वापस भी आते होंगे। तो नेट मूवमेंट जो इस क्रॉस सेक्शन के थ्रू हुई दैट इज जीरो। अगर 10 इलेक्ट्रॉन बाहर गए 10 अंदर आ गए तो नेट मूवमेंट जीरो हुई। सो दिस रैंडम मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इट डजंट कंस्टिट्यूट एनी करंट। करंट कब कंस्टिट्यूट होती है, जब आप इसको फील्ड, इसमें फील्ड सेटअप करते हो, इस कंडक्टर में फील्ड जनरेट करते हो। और वो कैसे करते हो, जब आप बैटरी डालते हो, जब आपने बैटरी लगा दी दो एंड्स पे, तो इससे क्या होगा, इस साइड से पॉजिटिव पोटेंशियल डेवलप होगा, इस साइड से नेगेटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव से अंदर फील्ड जनरेट होगा, ऐसे फील्ड जनरेट होगा। फील्ड की जो डायरेक्शन है बेटा, हाँ फील्ड की डायरेक्शन हमेशा होती है फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, ऐसे फील्ड जनरेट होगा। तो इस फील्ड की वजह से इन इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स एक्सर्ट होगा। अब ये इलेक्ट्रॉन्स जो है ऑल्दो रैंडमली पर थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ना स्टार्ट करेंगे, ऐसे ऐसे कोलिजन कोलिजन, फिर आगे आगे ऐसे 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 ऐसे, फाइनली जो है यहाँ पे पहुंचा। अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से स्टार्ट किया तो यहाँ पे ये पहुंचा। अब मुझे अगर आपको मैं बताऊंगा बेटा, मुझे बताओ यहाँ से यहाँ जो है इसकी एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालोगे आप। एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, एवरेज वेलोसिटी होती है ना बेटा टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड डिवाइड बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ मान लो एल है, तो अगर एक इलेक्ट्रॉन ने टोटल जो डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ कवर की वो इसने एल कवर की, क्या इसने डिस्टेंस भी इतनी कवर की, नहीं, डिस्टेंस तो सारी रैंडम मोशन की वजह से बहुत ज्यादा सारी डिस्टेंस कवर कर ली, पर ओवरऑल इसने डिस्प्लेसमेंट कवर कर ली ना एल। अब अगर इसको टाइम लगाना टी, तो इस एल को आप डिवाइड करेंगे टी, तो आपकी इस इलेक्ट्रॉन की एक एवरेज वेलोसिटी निकलेगी। पर ये एवरेज वेलोसिटी इसकी थर्मल मोशन की वजह से नहीं है। दिस एवरेज वेलोसिटी इज बिकॉज ऑफ दिस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड दिस एवरेज वेलोसिटी को हम कहते हैं बेटा ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इसलिए कहते हैं क्योंकि इसी वेलोसिटी से ये थोड़ा थोड़ा ड्रिफ्ट होता है ना, आगे 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 बढ़ता है, तो इसी ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वजह से करंट कंस्टिट्यूट होती है। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ना होता क्या ये इलेक्ट्रॉन फिर आगे आगे ड्रिफ्ट करता, नहीं, ये खाली रैंडमली मूव करता।
इसके पास वेलोसिटी होती, पर उस वेलोसिटी को हम कहते हैं थर्मल वेलोसिटी और रैंडम वेलोसिटी। उससे करंट कंस्टिट्यूट नहीं होती, करंट कंस्टिट्यूट होती है ड्रिफ्ट होने से। उस वेलोसिटी को हम कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और वो ड्रिफ्टिंग जो है वो होती है बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जब आप बैटरी लगाते हो इस कंडक्टर में। ठीक है बेटा, तो इसका मतलब जब बैटरी लगाते हो ना, तो आप हर एक इलेक्ट्रॉन को आप पाओगे थोड़ा 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 ड्रिफ्ट होते हुए, एक एक पर्टिकुलर स्टेडी स्टेट में पाओगे उसको आप, आहिस्ता आहिस्ता ड्रिफ्ट होते हुए। तो जो इसकी ये छोटी बहुत कम वेलोसिटी है, बहुत कम वेलोसिटी है, जिससे ये थोड़ा थोड़ा ड्रिफ्ट होता है, इस वेलोसिटी को ड्रिफ्ट कहते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बहुत कम होता है, अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁻⁴ to 10⁻⁻5 मीटर पर सेकेंड। ये है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। इसी की वजह से आपकी जो है करंट जनरेट हुई। और जो आपकी असली वेलोसिटी थी ना विदाउट बैटरी, रैंडम वेलोसिटी, और वो तो बहुत ज्यादा है, दैट इज 10⁻⁵ इसके ऑर्डर की वेलोसिटी है वो। बट दिस वेलोसिटी डजंट कंस्टिट्यूट बिकॉज दिस इज रैंडम, दिस वेलोसिटी constitutes current because it is because of this velocity an electron drifts a little from one terminal to the another terminal, from a negative terminal to a positive terminal. तो चलो इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी, फिलहाल आज आपने ये सीखा कि इस क्लास में आपने ये सीखा कि मोशन ऑफ चार्जेस को करंट कहते हैं, बट दैट मोशन शुड बी डेफिनेट। उसमें जो वेलोसिटी इन्वॉल्व होगी दैट शुड बी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इट शुड नॉट बी दैट रैंडम वेलोसिटी जो ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन्स की होती है इन अ पर्टिकुलर कंडक्टर। नहीं, जैसे बेटा आप गैस लोगे ना किसी भी चैम्बर में, एक गैस लोगे, उस गैस में जो गैस मॉलिक्यूल्स होंगे ना, दे आर ऑलरेडी इन रैंडम मोशन, वो भी रैंडमली मूव कर रहे होते हैं, और उनकी भी अगर नेट वेलोसिटी निकालोगे ना आप, वो जीरो होती है। इसी तरह अब इस गैस चैम्बर के बदले आपने एक कंडक्टर लिया, ये कंडक्टर लिया, इस कंडक्टर के अंदर मान लो जो मॉलिक्यूल्स है ना, जैसे गैस में गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं, इस कंडक्टर में मान लो अंदर से जो है इलेक्ट्रॉन्स है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और जैसे गैस मॉलिक्यूल्स गैस में रैंडमली मूव कर रहे होते हैं ना, इसी तरह एक कंडक्टर में अंदर से इलेक्ट्रॉन्स भी रैंडमली मूव कर रहे होते हैं। But those electrons, the movement of those electrons does not constitute current. Why? Because that's a random motion. That's a random motion. It doesn't have a definite direction. जब आप उसी रैंडम मोशन को डेफिनेट करवाते हो विद द हेल्प ऑफ एन एक्सटर्नल बैटरी, तो फिर इलेक्ट्रॉन स्टार्ट ड्रिफ्टिंग। तो एक पर्टिकुलर स्टडी स्टेट में आ जाती है इनकी एक वेलोसिटी, तो उस वेलोसिटी को ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। तो दे इलेक्ट्रॉन स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल, उसी वेलोसिटी से कंस्टिट्यूट होती है आपकी करंट। सो दिस इज अ सिंपल एंड बेसिक डिस्कशन रिगार्डिंग इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है बेटा, सो दिस आई वाज एक्चुअली टेलिंग यू व्हाट इज द क्वालिटेटिव आइडिया ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब देखो, अब बेटा ये जो मोशन है ना, मूवमेंट हो रही है, इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट हो रही है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, या चार्ज कैरियर्स की मूवमेंट हो रही है, इसके रिगार्डिंग एक और पॉइंट आपको बताऊंगा मैं। वो है कि ये जरूरी नहीं है कि हमेशा इलेक्ट्रॉन मूव करेगा उसको आप करंट कहेंगे, नहीं, मैंने कहा मूवमेंट ऑफ चार्ज कैरियर्स। अब इस चार्ज कैरियर के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे, इस चार्ज कैरियर के बारे में। बेटा आज का जो लेक्चर है ना, ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर है इलेक्ट्रिक करंट का, तो आज आप खाली बेसिक कॉन्सेप्ट्स अंडरस्टैंड करो करंट के रिलेटेड। तो मूवमेंट ऑफ चार्ज कैरियर्स इन अ डेफिनेट डायरेक्शन इज कॉल्ड करंट। ये चार्ज कैरियर है बेटा, ये चार्ज कैरियर कोई भी पार्टिकल हो सकता है, ये जरूरी नहीं है ये इलेक्ट्रॉन होगा। हाँ, अब डिफरेंट मीडियम में, डिफरेंट सबस्टेंस में डिफरेंट चार्ज कैरियर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास जनरली तीन तरह के सबस्टेंसेस हैं। एक तो है सॉलिड्स, ठीक है बेटा, एक है हमारे लिक्विड्स, और एक है गैसेस। ठीक बेटा, ये जो सॉलिड्स है, इन सॉलिड्स को जब हम क्लासिफाई करते हैं तो हमारे पास तीन तरह के सॉलिड्स आ जाते हैं। एक को हम कहते हैं कंडक्टर्स, एक टाइप को हम कहते हैं इंसुलेटर्स, और एक टाइप को हम कहते हैं सेमीकंडक्टर्स। ठीक, अब देखो बेटा, ये जो चार्ज कैरियर है ना, हर एक मटेरियल, हर एक सबस्टेंस में डिफरेंट पार्टिकल चार्ज कैरी करता है, और वही चार्ज कैरियर, उसी चार्ज कैरियर की मूवमेंट की वजह से करंट जनरेट होती है।
जैसे अगर आप सॉलिड्स में कंडक्टर्स लेंगे तो कंडक्टर्स में जो चार्ज कैरियर्स होते हैं ना बेटा, जो करंट को जनरेट, जो करंट को क्रिएट करते हैं, जिनकी मोशन से करंट प्रोड्यूस होती है, दोज चार्ज कैरियर्स इन कंडक्टर्स आर इलेक्ट्रॉन्स। इसमें इलेक्ट्रॉन्स जो है चार्ज कैरी, इसमें कंडक्टर्स में प्रोटॉन्स भी है, कंडक्टर्स में इलेक्ट्रॉन्स भी है, बट यू ऑलरेडी नो दैट इलेक्ट्रॉन इज फ्री टू मूव if you supply certain amount of energy, it can leave its atom and it can easily move। पर न्यूक्लियस से प्रोटॉन को निकालने के लिए आपको बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए, बहुत ज्यादा एनर्जी, तब जाके शायद आपका प्रोटॉन बाहर आएगा और मूव करेगा। तो याद रखो बेटा, चार्ज करंट में हम उसी चार्ज कैरियर को लेते हैं, एक तो फ्री होगा, फ्री इसलिए कहते हैं क्योंकि दैट चार्ज कैरियर इट शुड मूव इजीली, इट शुड मूव इजीली। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमको बहुत ज़्यादा एनर्जी सप्लाई करनी पड़े, फिर जाके आपका चार्ज कैरियर बाहर आ जाए, फिर वो मूव करे, फिर करंट करना चाहिए। नो डाउट दैट इज ऑल्सो करंट, बट करंट यूजुअली कंस्टिट्यूट होती है उन पार्टिकल से जो फ्री होंगे। अब कंडक्टर्स में बहुत ज़्यादा, कंडक्टर्स में जो करंट कंस्टिट्यूट करता है ना वो इलेक्ट्रॉन्स है, पर सारे इलेक्ट्रॉन्स नहीं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स कौन से इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? These free electrons are actually loosely bound electrons। अब कंडक्टर किससे बना होगा? एटम से। वो एटम्स में इलेक्ट्रॉन्स होंगे, पर उन एटम्स में कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, जो लास्ट वाले शेल्स में होते हैं, या कुछ इलेक्ट्रॉन्स ऐसे हैं जो अपने न्यूक्लियस से लूजली बाउंड है, बहुत कम फोर्स से बाउंड है। ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को अगर आप थोड़ी सी एनर्जी देते हो ना, तो ये इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो जाते हैं। तो ये जब फ्री होंगे तो ये इजीली मूव कर सकते हैं अगर इनको आप फोर्स एक्सर्ट करोगे। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। तो वही फ्री इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर्स में बहुत ज़्यादा अवेलेबल होते हैं, और जब आप कंडक्टर को पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हो तो यही फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। तो इन्हीं फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से कंडक्टर में करंट जनरेट होती है। तो अगर आपको कोई कहेगा इन कंडक्टर्स करंट इज कंस्टिट्यूटेड बिकॉज ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फाइन। इंसुलेटर्स में बेटा, इंसुलेटर्स में तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते ही नहीं है, इसलिए इंसुलेटर्स में कोई चार्ज कैरियर ही नहीं होता। देखो मैंने कहा ना, करंट कंस्टिट्यूट करने के लिए आपको चार्ज कैरियर की नहीं, फ्री चार्ज कैरियर की जरूरत है। वो चार्ज कैरियर जो फ्री हो, जो मूव कर सके। अब इंसुलेटर में भी इलेक्ट्रॉन्स है, इंसुलेटर में भी प्रोटॉन्स है न्यूक्लियस में, बट ना तो प्रोटॉन मूव हो सकता है फोर्स से, ना तो इलेक्ट्रॉन मूव हो सकता है। मूव तो होगा पर बहुत ज्यादा फोर्स देना पड़ेगा, बहुत ज्यादा फील्ड आपको एक्सर्ट करना, बहुत ज्यादा फील्ड आपको देना पड़ेगा, तो फिर जाके शायद आपका कोई इलेक्ट्रॉन मूव हो सके, तो फिर करंट जनरेट होगी। तो जनरली हम कहते हैं इंसुलेटर्स में जो है देयर आर नो चार्ज कैरियर्स, इसमें कोई चार्ज कैरियर होता ही नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स तो है पर वो अवेलेबल, फ्रीली मूव करने के लिए अवेलेबल नहीं होते। सो इंसुलेटर्स में इसलिए करंट जनरेट नहीं होती, वरना तो हम इंसुलेटर्स में भी एक बैटरी लगा सकते थे। करंट क्यों नहीं जनरेट होती? क्योंकि वहां पे चार्ज कैरियर ही नहीं है। सेमीकंडक्टर्स में बेटा, जब हम सेमीकंडक्टर्स एक यूनिट है आपका 12th क्लास फिजिक्स में इंशाल्लाह पढ़ेंगे, तो वहां पे आप पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर्स में एक तो जो चार्ज कैरी करता है ना, जिससे करंट कंस्टिट्यूट होती है, चार्ज कैरियर्स जो होते हैं, एक तो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आपके, इलेक्ट्रॉन्स चार्ज कैरी करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट से करंट जनरेट होती है। एक और कॉन्सेप्ट वहां पे हम डिस्कस करेंगे, वी कॉल दैट होल्स। अब अभी इस पॉइंट पे, इस स्टेज पे आप खाली याद रखो, सेमीकंडक्टर में जो करंट कंस्टिट्यूट करता है ना, जो चार्ज कैरियर्स करंट कंस्टिट्यूट करते हैं, या तो वो इलेक्ट्रॉन्स होंगे या तो होल्स होंगे। इंसुलेटर्स में कौन होता है? कोई नहीं। कंडक्टर्स में कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। कौन से इलेक्ट्रॉन्स? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और ये जो होल का कॉन्सेप्ट है ये हम सेमीकंडक्टर में डिस्कस करेंगे। बेटा लिक्विड्स में जो चार्ज कैरियर होते हैं ना, वो यूजुअली कैटाइंस और एनाइंस होते हैं, कैटाइंस और एनाइंस। लिक्विड्स में जो चार्ज कैरी करते हैं या लिक्विड्स में जो करंट कंस्टिट्यूट करते हैं, दोज आर यूजुअली कैटाइंस एंड एनाइंस। मान लो आपके पास NaCl सॉल्यूशन है, तो उसमें आपके Na पॉजिटिव कैटाइंस और Cl नेगेटिव एनाइंस होंगे। जब आप इसको पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करोगे ना, तो ये जो है इन्हीं कैटाइंस और इन्हीं एनाइंस की मोशन की वजह से, तो इसमें कौन मूव करेंगे? Na पॉजिटिव कैटाइंस और Cl नेगेटिव आयन। जब ये मूव होंगे तो इन्हीं से करंट जनरेट होगी। अब यहाँ पे चार्ज कैरियर्स किनको कहेंगे? चार्ज कैरियर्स हम उन्हीं को कहते हैं जिनकी मूवमेंट से आपकी करंट जनरेट होती है, या चार्ज कैरियर्स आर चार्ज कैरिंग पार्टिकल। पर करंट में हम चार्ज कैरियर्स उन्हीं को लेते हैं जिनकी मूवमेंट से करंट जनरेट होगी।
तो यहाँ पे कौन से चार्ज कैरियर्स हैं आपके, कैटायंस और एनायंस। तो यूजुअली याद रखो लिक्विड्स में कैटायंस एनायंस ही चार्ज कैरियर्स होते हैं। अब आपका गैस रहा बेटा, गैस को कंडक्टिंग बनाने के लिए इसको पहले आयोनाइज करना पड़ेगा। और आपको पता है जब आप गैस मॉलिक्यूल्स को आयोनाइज करेंगे ना, एक तो आपके पास इलेक्ट्रॉन्स बनेंगे, वहां पे नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स बनेंगे, और एक आपके पास बनेंगे पॉजिटिवली चार्ज कैटायंस। ठीक है, आयोनाइज करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स और कैटायंस ही बनेंगे, तो यही फिर आपके चार्ज कैरियर बनेंगे, तो यही फिर आपके जो है करंट का कंस्टिट्यूट करेंगे। तो इसका मतलब गैसेस में चार्ज कैरियर्स कौन कौन से होते हैं, एक तो इलेक्ट्रॉन्स, एक तो कैटायंस। यही जब मूव करेंगे, अगर आपका मीडियम गैस का होगा ना, उसमें आप चाहते हो कि करंट जनरेट हो, पहले उस गैस को आयोनाइज करना है, वहां से आपके इलेक्ट्रॉन्स बनेंगे और आपके कैटायंस जो है सेपरेट होंगे। फिर फील्ड सेटअप करोगे, फील्ड से ये इलेक्ट्रॉन्स और ये कैटायंस मूव करेंगे तो करंट जनरेट होगी। सो दिस इज बेसिकली, this was about charge carriers, क्योंकि current is all about the motion of charge carriers in a definite direction, and in different medium, in different substance, there are different types of charge carriers whose movement give rise to electric current. जैसे कंडक्टर्स में इलेक्ट्रॉन्स, इंसुलेटर्स में कौन कौन सा बेटा, कोई नहीं, सेमीकंडक्टर्स में इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, लिक्विड्स में कैटायंस एनायंस, और गैसेस में इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिटिवली चार्ज्ड कैटायंस। सो दिस वॉज ऑल अबाउट चार्ज कैरियर्स। अब एक चीज, एक और पॉइंट पे हम बात करेंगे, वो है कि ये जो मूवमेंट होती है ना बेटा, इस मूवमेंट का असली पर्पस क्या होता है। मतलब मान लो हमने पढ़ना है कि करंट में चार्ज कैरियर्स की होती है मूवमेंट, पर इस मूवमेंट का कोई रीजन होगा, ये मूवमेंट क्यों होती है, इसका कोई डेफिनेट रीजन होगा। वो रीजन क्या है बेटा, वो अंडरस्टैंड करेंगे। बेटा इसके लिए हमको अंडरस्टैंड करना है सर्किट जिसमें करंट होती है, क्योंकि करंट जब फ्लो होती है, करंट जब फ्लो करती है तो ये बाज़ाब्ता एक सर्किट में करती है। और सर्किट क्या होता है, सर्किट इज बेसिकली it is a combination of many elements, many electrical elements which are connected together by certain conducting wires. सर्किट आपके पास कॉम्बिनेशन है बहुत सारे इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स की। एलिमेंट्स किसको कहते हैं, इलेक्ट्रिकल एलिमेंट। मान लो बैटरी है, सेल है, ये इलेक्ट्रिकल एलिमेंट है। बल्ब है आपका, ये इलेक्ट्रिकल एलिमेंट है। स्विच है आपका, ये इलेक्ट्रिकल एलिमेंट है। रेजिस्टर है, कैपेसिटर है, इंडक्टर है, दीज आर इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स। इन इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स को आपस में जोड़ना, कैसे जोड़ोगे, वायर से, कनेक्शन से। तो जब आप जोड़ोगे ना, जो आपका जो सेटअप बन जाता है उसको सर्किट कहते हैं। मान लो मेरे पास ये यहाँ पे बल्ब है, दिस इज अ बल्ब, हाँ, तो ये मेरे पास बैटरी है, ये भी एक एलिमेंट है, इलेक्ट्रिकल एलिमेंट, ये भी एलिमेंट है। तो इन दोनों को मैं वायर से ऐसे जोड़ूंगा, तो यही बन गया आपका सर्किट, दिस इज योर सर्किट। तो अब इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स होते हैं आपके। जब आप इन सारे इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स को, इन वाले एलिमेंट्स को कैटेगराइज करते हो, तो आप देखोगे आपके पास दो तरह के एलिमेंट्स आएंगे। एक सर्किट में दो तरह के एलिमेंट्स होते हैं। एक टाइप को हम कहते हैं एक्टिव एलिमेंट्स, एक्टिव एलिमेंट, और दूसरे को कहते हैं पैसिव एलिमेंट्स। हाँ बेटा, एक्टिव इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स हम उन एलिमेंट्स को कहते हैं जिनका काम हो एनर्जी सप्लाई करना। बेसिकली एक सर्किट में होता क्या है, यही तो हमारा जो अभी थीम है कि मूव क्यों करना पड़ता है एक चार्जड पार्टिकल को। बेटा ये मूवमेंट जो है ना एक चार्जड पार्टिकल की, ये इसलिए होती है ताकि एनर्जी ट्रांसफर हो सके। ये सारा खेल जो है बेसिकली इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में करंट का जो है, ये बेसिकली एनर्जी ट्रांसफर का खेल है। करंट जो है इट इज बेसिकली ए फॉर्म ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। इसमें एनर्जी ट्रांसफर होती है एक जगह से दूसरी जगह, और ये एनर्जी ट्रांसफर करवाता कौन है, यही चार्ज कैरियर, जो चार्ज कैरी करता है एक जगह से दूसरी जगह, जो मूव करता है। शाबाश। अब अगर एनर्जी ट्रांसफर होती है, एनर्जी जब ट्रांसफर होगी तो एक एलिमेंट ऐसा होगा जो एनर्जी देगा, उन्हीं एलिमेंट्स को आप कहते हो एक्टिव एलिमेंट्स। एक सर्किट में जो भी एलिमेंट आपको एनर्जी करेगा ना सप्लाई, उसको एक्टिव एलिमेंट कहते हैं। और द बेस्ट एग्जांपल इज बैटरी। जैसे ये बैटरी है ना बेटा, ये बैटरी यही एनर्जी सप्लाई करती है, इसी को एक्टिव एलिमेंट कहते हैं। या जो भी आपको एनर्जी सप्लाई करेगी एक सर्किट में, उसको एक्टिव एलिमेंट कहते हैं।
और बाकी बचे ना एलिमेंट्स, बचा कौन? बाकी जो एलिमेंट्स है उनका काम क्या हुआ? या तो वो इस एनर्जी को यूटिलाइज करेंगे, या तो वो इस एनर्जी को स्टोर करेंगे, या तो वो इस एनर्जी को कन्वर्ट करेंगे किसी दूसरे फॉर्म में, यूज करेंगे इस एनर्जी को, इस एनर्जी से वर्क करेंगे। तो ऐसे एलिमेंट्स को हम कहते हैं पैसिव एलिमेंट्स। जैसे ये बल्ब, जब बैटरी इसको एनर्जी देती है, बैटरी इज द सप्लायर ऑफ एनर्जी, और ये बल्ब इस एनर्जी को कन्वर्ट करता है लाइट में। तो कंज्यूमर ऑफ एनर्जी है ना बेटा यही बल्ब, एनर्जी कंज्यूम की ना इसी बल्ब ने, दैट इज सेकेंडरी कि फिर इसने इस एनर्जी को कन्वर्ट किया लाइट में, पर यूज तो इसी ने की ना, इसकी इस बैटरी की एनर्जी इसी ने यूज की। सो दिस इज एन एक्टिव एलिमेंट एंड दिस इज अ पैसिव एलिमेंट। पर एक्टिव एलिमेंट से लेके पैसिव एलिमेंट तक ये एनर्जी पहुंचाई किसने? चार्जड के पार्टिकल ने, चार्ज कैरियर ने। तो इसका मतलब चार्ज कैरियर का जो बेसिक काम है वो मूव क्यों होता है, इसके पीछे लॉजिक क्या है, क्यों मूव होता है? वो मूव इसलिए होता है क्योंकि उसको बेसिकली एक जगह से दूसरी जगह एनर्जी पहुंचानी होती है, और जब वो एक जगह से दूसरी जगह एनर्जी पहुंचाता है तो उसको मूव करना पड़ता है। तो मूव करने के लिए जब वो मूव करता है तो उसको करंट कहते हैं। तो इसका मतलब है यहां से लेके यहाँ करंट, तब जहां से लेके यहाँ एनर्जी तब पहुंचेगी जब करंट होगी। तो करंट का मतलब क्या है? जब चार्जड पार्टिकल मूव करेगा। यू अंडरस्टैंड? सो दिस इज द बेसिक थीम एक्चुअली। मान लो अब यहाँ पे ये बल्ब नहीं है, अब यहाँ पे ये कैपेसिटर है। तो आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ा होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा होगा, कैपेसिटर एनर्जी को स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। पर ये एनर्जी स्टोर करेगा, पर देगा कौन इसको? बैटरी। सो बैटरी इज अ एक्टिव एलिमेंट, कैपेसिटर इज अ पैसिव एलिमेंट। पर यहाँ से यहाँ एनर्जी पहुंचाएगा कौन? इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स इन वायर्स में इलेक्ट्रॉन्स होंगे वही, तो पर उनको मूव करना पड़ेगा ना, इसको कैरी करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह कैरी करने के लिए इनको मूव करना है। तो मूव जब करेंगे तो वही तो करंट है। तो बेसिकली जो बेटा करंट का खेल है ना, करंट बेसिकली रिप्रेजेंट्स द मूवमेंट ऑफ एनर्जी। current basically represents the movement of energy by certain charge carriers. It basically represents the motion of energy, but this motion of energy is in terms of charge carriers. इसका मतलब यहां से शायद इलेक्ट्रॉन, बैटरी उसको एनर्जी देती है, फिर वो इलेक्ट्रॉन चलता है यहाँ से और फिर एनर्जी इसको देता है, और इस चलने को हम कहते हैं करंट। चला कौन? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन है क्या? चार्जड पार्टिकल। उसने काम क्या किया? यहां से यहां एनर्जी ट्रांसफर करवाई। सो दिस एनर्जी ट्रांसफरेंस बाय दीज चार्जड पार्टिकल्स, दिस इज एक्चुअली करंट। सो अगर करंट ना होगी, कोई एनर्जी ट्रांसफर ना होगी। तो बेसिकली इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसमें आप पार्ट्स, एक पार्ट दूसरी जगह, एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं करता। इस पार्ट को अगर एनर्जी यहां पहुंचानी है तो ये पार्ट मूव नहीं करता, नहीं, ये पार्ट अपनी जगह रहता है, पर कोई और है जो इस एनर्जी को यहां से यहां कैरी करते हैं, और वो कौन है? दोज आर चार्ज कैरियर्स। जब वो मूव करते हैं, जब वो एनर्जी यहां से लेते हैं तो उनको एनर्जी मिल जाती है, तो वो मूव करते हैं और यहाँ पहुंच जाते हैं, और फिर वो अपनी एनर्जी उसको देते हैं। फिर ये जाने उस एनर्जी का क्या करना है, स्टोर करना है कि यूज करना है। सो आई होप कि आपको ये जो है कॉन्सेप्ट इसका समझ आया होगा कि दैट करंट is motion of charge carriers, but the purpose of this motion is basically to transfer energy from the active elements of a circuit to the passive elements. ठीक? So this discussion was all about the qualitative nature of current. अब इसको quantify करेंगे। अब अगर आपको करंट मेजर करनी है, आप तो पहले से ही 10 से ही क्या करते हो सर, अगर आपको देखनी है ना करंट कितनी है सर्किट में, तो आप देखोगे कि चार्ज कितना फ्लो हुआ और उसको कितना टाइम लगा, तो इस बेसिक इक्वेशन से आप करंट का जो वैल्यू है वो निकालते हो। तो यही इक्वेशन यही है, आई एम नॉट गोइंग टू चेंज दिस इक्वेशन अगेन, यही इक्वेशन है, पर इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करेंगे जैसे हमने डेफिनेशन को अंडरस्टैंड किया। सो बेटा, व्हाट इज करंट? सर, मोशन ऑफ चार्ज कैरियर्स। दिस इज अ क्वालिटेटिव डेफिनेशन। व्हाट इज क्वांटिटेटिवली? क्योंकि मैंने हर बार मैं आपको यही कहता हूँ बेटा, पहले देखना है कि
करंट कब होगी, फिर देखना कि कितनी करंट होगी। मेजरमेंट हमेशा सेकंड स्टेप पे आती है, तो पहले स्टेप पे कॉन्सेप्ट आता है। मैथमेटिक्स और मेजरमेंट जो है ये सेकंड पार्ट पे आती है। तो चलो हमने अंडरस्टैंड कर लिया करंट क्या होती है। अब अगर मेजर करना होगा, देखो करंट क्या है, मोशन। अब जितनी ज्यादा मोशन होगी ना उतनी तो करंट ज्यादा होगी। अब मोशन ज्यादा होने का क्या मतलब है, मोशन ज्यादा होने का मतलब है जितना चार्ज ज्यादा ट्रांसफर होगा कम टाइम में, या कितना चार्ज ट्रांसफर हो रहा है कितने टाइम में, इसको आप मेजर कर लो, उसी को करंट कहते हैं। मैथमेटिकली वही करंट हुई, क्वांटिटेटिवली वही करंट हुई, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। आपका कितना चार्ज फ्लो हुआ है पर यूनिट टाइम, कितने टाइम में कितना चार्ज फ्लो हुआ है, उसको मेजर करिए आप। मान लो अगर मेरा ए से लेके बी, यहाँ से यहाँ तक चार्ज फ्लो हुआ है, क्यों, कितने टाइम में फ्लो हुआ, इसको कितना टाइम लगा है टी, तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ करंट जनरेट हुई है, यहाँ से यहाँ करंट फ्लो हुई है। उस करंट का अगर वैल्यू निकालना है आपको, तो मैं सिंपली आपको बता रहा हूँ, आप देखो ए से बी तक कितना चार्ज फ्लो हुआ है, क्यों, ये टोटल चार्ज देखो, और इस चार्ज को फ्लो होने में कितना टाइम लगा है टी, तो इन दोनों का रेशियो निकालो तो आपकी करंट का वैल्यू आ जाएगा, मैग्नीट्यूड आ जाएगा। सो करंट की बेसिक डेफिनेशन है वही जो 10th में पढ़ी है, इसको मेजर अगर करना है बेटा, दिस इज अ मैथमेटिकल डेफिनेशन, दैट द चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम इज मैथमेटिकली इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट। मैग्नीट्यूड ऑफ करंट अगर निकालना है, चार्ज देखो कितना फ्लो हुआ और टाइम कितना लगा उसको, तो करंट कहते हैं उसको। सो द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड एज करंट। अब देखो, अब यहाँ पे टाइम आया ना बेटा, कि कितना चार्ज फ्लो हुआ और कितना टाइम लगा इसको। इसमें एक बात याद रखेंगे बेटा, ये जो चार्ज है, ये चार्ज बेसिकली जो है फ्लो असली कौन होता है, मूव कौन होता है, चार्ज कैरियर। तो असल में अगर आपको मेजर करना है, आप मेजर करो कि कितने चार्ज कैरियर्स मूव हुए। n इज द नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स, और हर एक चार्ज कैरियर के पास चार्ज कितना था, लेट अस सपोज वो चार्ज था E। अगर आपके मान लो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक हुए हैं 30 चार्ज, 30 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर, 30 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर, तो कितना चार्ज हुआ है ए से बी तक ट्रांसफर, पहले 30 लिखेंगे, फिर इलेक्ट्रॉन का चार्ज लिखेंगे, क्योंकि चार्ज हमेशा होता है ना बेटा बराबर n टाइम्स E, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का क्वांटाइजेशन कॉन्सेप्ट है। अगर ए से, ये अब जरूरी नहीं है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो, मान लो कोई कैटाइंस फ्लो होते हैं ए से बी तक, अब हर एक कैटाइन के पास देखो चार्ज कितना है, और आप देखो कितने कैटाइंस ट्रांसफर हुए हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करके आपका टोटल चार्ज आ जाएगा कि ए से लेके बी तक कितना चार्ज फ्लो हुआ है। अब फिर इसी को डिवाइड कर लो आपके टाइम कितना लगा है, तो इसका मतलब ये जो आपकी इक्वेशन है ना, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, दिस क्यू इज टोटल चार्ज। इस टोटल चार्ज के बाद बदले आप लिख सकते हो दिस इज बेसिकली द नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स विच हैव ट्रांसफर्ड एक्चुअली, एंड E इज द चार्ज ऑफ ईच चार्ज पार्टिकल, चार्जड पार्टिकल और चार्ज कैरियर। सो ये आपका बनेगा टोटल चार्ज। अब फिर डिवाइड कर लो टाइम कितना लगा आपका, तो यहाँ से आपकी निकलेगी करंट। फाइन, तो इसमें न्यूमेरिकल्स क्या करने हैं, 10th में किए होंगे, क्यों दिया है टी दिया होगा तो डिवाइड कर लो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं, इलेक्ट्रॉन का चार्ज मल्टीप्लाई कर लो, अगर इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट की वजह से करंट है तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज ले लो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मल्टीप्लाई कर लो, डिवाइड टाइम कर लो, तो निकलेगी करंट। कभी करंट दी होती है, टाइम दिया होता है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज आपको पता है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको निकालने होते हैं कितने फ्लो हुए हैं, तो यू कैन, मतलब ये बेसिक फॉर्मूला बेस्ड प्रॉब्लम हो सकती है, इसमें न्यूमेरिकल हो सकती है, आप सॉल्व कर सकते हो। यहाँ से 1 2 3 4 4 में से 3 वेरिएबल्स का वैल्यू दिया होगा तो चौथा आप निकाल सकते हो, वो मैथमेटिकल वर्क है। ठीक है बेटा। अब देखो बेटा, अब जो यहाँ आया ना कि जो करंट है इसमें टाइम का कॉन्सेप्ट जरूरी है कि कितने टाइम में ये ट्रांसफर हुआ है, तो इसी हिसाब से करंट का मैग्नीट्यूड, जितना ज़्यादा चार्ज फ्लो होगा कम टाइम में तो ज़्यादा मैग्नीट्यूड होगा करंट का, कम चार्ज हुआ ट्रांसफर ज़्यादा टाइम में तो कम मैग्नीट्यूड ऑफ करंट। अब बेटा यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ये जो करंट है इस करंट के हम अब मैथमेटिकली मेजरमेंट की वाइज से जो है इसके दो टर्म्स हम डिफाइन करते हैं। एक होता है बेटा एवरेज करंट, दूसरा होता है इंस्टेंटेनियस करंट। हाँ,
एवरेज करंट, क्योंकि दोनों केसेस में चार्ज बाय टाइम, यहाँ पे भी चार्ज बाय टाइम। अब एवरेज में क्या करते हैं हम, एवरेज में हम टोटल चार्ज देखते हैं कितना ट्रांसफर हुआ। और मैंने ये आपको पढ़ा बेटा, आपने 11th में भी पढ़ा होगा कि जैसे एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट है, वैसे ही है एवरेज करंट और इंस्टेंटेनियस करंट का कॉन्सेप्ट। एवरेज करंट का मतलब है टोटल चार्ज ट्रांसफर्ड या टोटल चार्ज फ्लोइंग डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। और इंस्टेंटेनियस का मतलब है चार्ज फ्लोइंग एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, या स्मॉल चार्ज विद स्मॉल करंट। किसको लेते हैं हम, यहाँ हम लिखते हैं डेल्टा क्यू इज टोटल चार्ज डिवाइड बाय डेल्टा टी इज टोटल टाइम टेकन। मान लो 2 मिनट में कितना चार्ज फ्लो हुआ, नीचे 2 मिनट लिखो, ऊपर लिखो टोटल चार्ज, कितना चार्ज फ्लो हुआ है, रेशियो निकालो तो आपकी एवरेज निकलेगी। या इसमें यूजुअली 2 टाइम इंटरवल्स दिए होते हैं, मान लो t इक्वल टू 1 सेकेंड से लेके t इक्वल टू 8 सेकेंड तक कितना चार्ज फ्लो हुआ है। तो जब भी 2 टाइम इंटरवल दिए होते हैं ना, तो इसको कहते हैं हम, वी कॉल दिस एज एवरेज। वहीं पे हमको एवरेज निकालनी होती है। तो यहाँ से यहाँ कितना टाइम टोटल हो गया, 8 माइनस 1 इज 7, तो 7 सेकंड में कितना चार्ज फ्लो हो गया, उसको डिवाइड कर लो टाइम, तो आपकी एवरेज करंट निकलेगी। इंस्टेंटेनियस करंट का मतलब है आप करंट निकालो एट अ पर्टिकुलर टाइम। मान लो मुझे बताओ आप 5वें सेकंड पे कितनी करंट थी, इसको अंडरस्टैंड कर लो। एक कॉन्सेप्ट होता है, हमें बताओ 1 सेकंड से लेके 8 सेकंड तक करंट का वैल्यू क्या था, तो आप एवरेज निकालोगे। दूसरा होता है 5वें सेकंड पे करंट का वैल्यू क्या था। 5वें सेकंड का मतलब है ना पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट, तो वहां पे हम इंस्टेंटेनियस करंट डिफाइन करते हैं। तो इंस्टेंटेनियस करंट का वैल्यू जो है दैट इज बेसिकली डी क्यू बाई डी टी, दैट इज रेट ऑफ चार्ज फ्लोइंग, डी क्यू बाई डी टी। अब यहाँ पे दिया होता है, मान लो ये यहाँ इंस्टेंटेनियस करंट की डेफिनेशन है। इस पे भी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स है, चलो 12 लिए तो इजी है, इस पे भी ये भी इजी है। मान लो आपका दिया होगा Q इक्वल टू 3t स्क्वायर, आपका चार्ज जो है वो वैरी करता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब आपका क्वेश्चन है फाइंड करंट एट t इक्वल टू 2 सेकेंड, 2 सेकेंड, दूसरे सेकंड पे हमें बताओ करंट का वैल्यू क्या है। तो यहाँ चार्ज वैरी करता है ना विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो आपको करंट कहाँ पे निकालना है, दूसरे सेकंड पे। डेफिनेट टाइम निकालना है, तो आपको इसका मतलब आपको इंस्टेंटेनियस करंट निकालनी है। तो करंट इस केस में किसके बराबर होती है, डी क्यू बाई डी टी। इसका मतलब आपको चार्ज की डिफरेंशिएशन करनी है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। करो तो क्या आएगी बेटा, इसकी डिफरेंशिएशन करो, 3 टू 60। फिर अब इस टी का वैल्यू क्या दोगे आप, किस टाइम पे निकालनी है करंट, 2 पे, तो 2 दे दो बेटा वैल्यू, इसका मतलब 12 एम्पियर। 12 एम्पियर आपका वैल्यू है, क्योंकि बेटा जो यूनिट है ना करंट का वो एम्पियर ही है, क्योंकि करंट जो है दिस इज चार्ज बाय टाइम, चार्ज बाय टाइम, और चार्ज का यूनिट है कूलम, टाइम का सेकंड। इस कूलम पर सेकंड को हम नाम देते हैं एम्पियर। ऐसा यूनिट जो इसका है दैट इज एन एम्पियर। ठीक, तो 12 एम्पियर की करंट। अब अगर इसी इक्वेशन में से आपको निकालनी होगी एवरेज करंट, पर उसके लिए एवरेज करंट निकालने के लिए एक टाइम नहीं, आपको 2 टाइम इंटरवल की जरूरत होती है। मान लो आपका दिया होता है t इक्वल टू 1 से लेके t इक्वल टू 3 सेकंड तक निकालो आप एवरेज करंट। तो पहले आप क्या करोगे, t इक्वल टू यहाँ पे 1 दोगे, हाँ, तो फिर t का वैल्यू दोगे 3। आपको टोटल चार्ज देखना है ना, फ्लो कितना हुआ। अगर आपकी इक्वेशन है Q इक्वल टू 3t स्क्वायर है, जरा मुझे बताओ बेटा t इक्वल टू 1 पे कितना चार्ज फ्लो होगा, Q1 क्या क्या वैल्यू निकलेगा, 3 1 स्क्वायर, सो 3। जरा Q2 का वैल्यू क्या निकलेगा, टोटल चार्ज फ्लो, टोटल चार्ज कितना ट्रांसफर हुआ है 3 सेकंड में, तो t का वैल्यू 3 दोगे आप, सो दैट विल बी 3 इंटू 3 स्क्वायर, सो 3 स्क्वायर इज 9 3 इज 27। तो ये इतना, पहले सेकंड में 3 कूलम और 3 सेकंड में 27 कूलम। जरा मुझे बताओ 1 से लेके 3 सेकंड तक कितना चार्ज फ्लो हुआ है, वो बराबर होगा ना बेटा Q2 माइनस Q1, यही आपका टोटल चार्ज फ्लो होगा। हाँ, सो 27 माइनस 23 कितना बेटा आएगा आपका, वो आएगा 24 कूलम। टाइम कितना लगा, 1 सेकंड से 3 सेकंड तक कितने ड्यूरेशन है, कितने टाइम की ड्यूरेशन है, 2 सेकंड की। तो आपकी करंट की जो डेफिनेशन है एवरेज करंट की, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, टोटल चार्ज फ्लो हो गया 24 कूलम और टाइम कितना लगा 2 सेकंड, तो 12 एम्पियर की करंट जो है आपकी एवरेज करंट। बेटा आई होप कि ये जो छोटी छोटी प्रॉब्लम है ना ये आप सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि ये वही है जो आपने काइनेमेटिक्स में पढ़ा है ना 11th में, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, वही कॉन्सेप्ट, उसी कॉन्सेप्ट से आप
एवरेज करंट और इंस्टेंटेनियस करंट का वैल्यू निकाल सकते हैं। और इसको आप करंट को आप एक और चीज़ से रिलेट कर सकते हैं। जैसे आपके पास एक पाइप होती है ना, और पाइप में बेटा वाटर फ्लो करता है, और ये वाटर फ्लो तब करेगा जब यहाँ पे आपकी एग्जिस्ट करेगी प्रेशर डिफरेंस। प्रेशर डिफरेंस गिव्स राइज टू मूवमेंट ऑफ वाटर, पोटेंशियल डिफरेंस गिव्स राइज टू मूवमेंट ऑफ चार्जेस। ठीक है बेटा, तो जो कॉन्सेप्ट्स आप फ्लूइड मोशन में यूज कर सकते हैं, वही कॉन्सेप्ट्स आप करंट चार्ज मोशन में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो कभी कभी आपको जब बेसिकली कोई कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करना होता है ना, तो आप इसको कंपेयर कर सकते हो विद द फ्लूइड मोशन। सो जैसे वहां पे मेजरमेंट है, वैसे यहाँ पे भी है। ठीक है, अब तो याद रखा आपने, जो करंट है it can be average current, so average current is total charge by total time, or it can be instantaneous, or instantaneous current is rate of flow of charges, that is dq by dt। अब देखो बेटा, ये जो इक्वेशन है ना, दिस I इक्वल टू dq by dt, कभी ऐसे भी हो सकता है। इस इक्वेशन को ऐसे कर सकते हैं बेटा, ये dt मल्टीप्लाई कर लो तो I dt हो जाएगा इक्वल टू dq। इसको इंटीग्रेट कर लो दोनों साइड से, तो क्या बनेगा बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ I dt इक्वल टू, इसको इंटीग्रेट करो तो ये d कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे q का वैल्यू आपका आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ I dt। बेटा कभी हम इस इक्वेशन से, कभी आपको करंट का वैल्यू दिया होता है और आपको चार्ज निकालना है। मान लो मैं अगर आपको कहूँगा कि एक वायर में इतनी करंट है, बताओ 2 मिनट में कितना चार्ज फ्लो हुआ है, तो आप इस इक्वेशन से वो निकाल सकते हो। ये जो इक्वेशन है ना, ये इक्वेशन चाहे आपका जो करंट है वो वेरिएबल हो, चाहे आपकी करंट जो है वो कांस्टेंट हो, दोनों केसेस में आप इसको यूज कर सकते हो। देखो ये जो इक्वेशन है, चार्ज निकालना किससे, करंट से, तो आप लिखोगे Q इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ I dt। अगर आपकी बेटा करंट कांस्टेंट है, अगर वायर में जो करंट है वो कांस्टेंट है, तो करंट बाहर आएगी, तो Q विल बी I इंटीग्रेशन ऑफ dt, ये कैंसिल होगा, तो Q विल बी इक्वल टू IT। उस टाइम पे आप ये सिंपल इक्वेशन यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं कहूँगा ये वायर है, इसमें जो करंट का वैल्यू है वो 5 एम्पियर है, बताओ मुझे 3 सेकंड में कितना चार्ज फ्लो होगा इस वायर के थ्रू। तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे। हाँ, वायर में करंट कितना है, 5 एम्पियर, कितने टाइम में आपको चार्ज निकालना है, फ्लो जो होगा 3 सेकंड के बाद, तो मल्टीप्लाई कर लो 3, 5 3 15, इसका मतलब ये जो वायर है ये 3 सेकंड में 15 कूलम चार्ज इसके थ्रू फ्लो होगा। अब अगर ये वायर है, यही वायर है, यहाँ दिया होगा कि इसके थ्रू जो करंट है ना वो कांस्टेंट नहीं है, वो वेरिएबल है, और उस वेरिएबल करंट का वैल्यू दिया है 2t, इसका मतलब करंट डिपेंड है टाइम पे। फिर दिया होगा, बताओ पहले 3, मतलब t इक्वल टू 0 सेकेंड से लेके t इक्वल टू 2 सेकेंड। ये एक वायर है, इसमें जो करंट का वैल्यू दिया है, वेरिएबल करंट है, दैट इज 2t, इसका मतलब करंट टाइम पे डिपेंड है। आपको एग्जामिनर पूछता है, बताओ 0 सेकेंड से लेके 2 सेकेंड तक इस करंट के थ्रू कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ होगा, कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ होगा। तो आप यही इक्वेशन यूज करेंगे। देखो बेटा आप क्या लिखेंगे, Q इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ I dt, I के बदले क्या लिखेंगे बेटा आप, 2t फिर dt, ये 2 बाहर, या डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर लो, 2 बाहर आएगा, t dt की इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाई 2, और लिमिट कहाँ से कहाँ देने, कहाँ से कहाँ निकालना आपको चार्ज, 0 से 2, तो 0 से 2, 0 से 2, ये 2 कैंसिल, t का वैल्यू अपर लिमिट दे दो पहले, तो 2 स्क्वायर आएगा माइनस 0 स्क्वायर आएगा, तो 4 कूलम आंसर आएगा आपका। ये बेसिक मैथमेटिक्स है, बेसिक इंटीग्रेशन। बेसिक मैं आपको समझाना चाहता था कि कभी ये जो इक्वेशन है बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी इक्वेशन है I इक्वल टू Q बाई टी, Q और T अगर दिया है, करंट निकालो, अगर I और T दिया है, मल्टीप्लाई कर लो तो का चार्ज आ जाएगा। पर अगर वेरिएबल करंट है, वेरिएबल करंट है और चार्ज निकालना है, तब जाके आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो। तब जाके करंट और dt को इंटीग्रेट करना है, हमको करंट की इंटीग्रेशन करनी है विद रिस्पेक्ट टाइम, वहां पे आपका टोटल चार्ज आ जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब ये जो फॉर्मूला है, अगर आपको याद है ग्राफ्स में पढ़ते हैं हम, डिफरेंशिएशन का मतलब है स्लोप ऑफ कर्व, एंड इंटीग्रेशन का मतलब होता है एरिया अंडर कर्व। अब इस इक्वेशन का मतलब है, अगर आप एक ग्राफ प्लॉट करोगे ना बिटवीन करंट, यहाँ से करंट और यहाँ से टाइम होगा, ठीक है, और मान लो आपका ग्राफ ऐसे आ जाता है,
फिर अगर इस ग्राफ में से आपको निकालना होगा चार्ज, इस ग्राफ में से निकालना होगा चार्ज। चार्ज कैसे निकलता है? जब आप इंटीग्रेशन करते हो करंट की विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इंटीग्रेशन करने का मतलब है, अगर आपका ग्राफ दिया होगा ना बिटवीन चार्ज करंट एंड टाइम, तो चार्ज निकालने के लिए इस ग्राफ का एरिया निकालो आप। मान लो आपको यहाँ से t इक्वल टू 1 से लेके t इक्वल टू 3 सेकंड तक निकालना है कितना चार्ज फ्लो हुआ। तो ये जो ग्राफ है आप एक परपेंडिकुलर यहाँ ड्रा करो, एक यहाँ ड्रा करो, फिर जो आपकी फिगर बन जाती है इसका एरिया निकालो। ये ट्रेपीजियम बन जाता है ना, मान लो इसका एरिया आता है 30 फॉर एग्जांपल, तो बेसिक फॉर्मूला यूज कर लो, हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, मान लो वो एरिया आ जाता है 30। पर यहाँ से जो एरिया है ना, जब आप एरिया निकालोगे ना करंट वर्सेस टाइम ग्राफ का, वो एरिया होगा बराबर किसके? चार्ज, बिकॉज इंटीग्रेशन ऑफ करंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम गिव्स यू चार्ज। इसका मतलब है द एरिया अंडर करंट टाइम ग्राफ विल गिव यू चार्ज। तो इसका मतलब 30 जो है ये चार्ज के बराबर होगा। तो याद रखेंगे, इफ यू प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन करंट एंड टाइम and you want to find out charge, then you have to find out the area under graph, because area under graph of current and time gives you charge. क्यों? क्योंकि इंटीग्रेशन मीन्स एरिया। इंटीग्रेशन किस किस की? करंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और एरिया किस ग्राफ का? करंट वर्सेस टाइम। क्योंकि याद रखो बेटा, करंट होता है बराबर dq/dt। इसका मतलब अगर आप चार्ज वर्सेस टाइम ग्राफ है आपका, चार्ज वर्सेस टाइम ग्राफ, वहां फिर आपको निकालना पड़ेगा स्लोप। स्लोप जब निकालोगे वहां निकलेगी करंट। पर अगर आपका ये जो इक्वेशन है आई डी टी, यहां डिफरेंशिएशन में हम स्लोप निकालते हैं एंड द स्लोप ऑफ चार्ज वर्सेस टाइम ग्राफ विल गिव यू करंट। इंटीग्रेशन में हम निकालते हैं एरिया एंड द एरिया अंडर करंट टाइम ग्राफ विल गिव यू चार्ज। ठीक है बेटा, ये छोटी छोटी बेसिक एक्सरसाइज है इसकी, यू कैन सॉल्व दिस थिंग। हाँ, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक छोटी एग्जाम्पल देता हूँ इसको, मान लो हमारा एक ग्राफ आ जाता है ऐसे, एक करंट वर्सेस, ये करंट वर्सेस टाइम ग्राफ है ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पे t इक्वल टू 0 पे जो करंट का वैल्यू है ना वो 5 है, और यहाँ से यहाँ तक जो टाइम का वैल्यू है, यहाँ से यहाँ तक जो टाइम का वैल्यू है, यहाँ पे t का वैल्यू 0 है, यहाँ से यहाँ टाइम का वैल्यू है 2 सेकेंड। 2 सेकेंड पे बेटा इस करंट का वैल्यू है ना 0। यहाँ देखो, यहाँ पे टाइम का वैल्यू है 0 पर करंट का वैल्यू है 5। ये यहाँ से करंट का वैल्यू, करंट की एक्सिस, यहाँ से टाइम की एक्सिस, यहाँ पे टाइम का वैल्यू 0, यहाँ पे टाइम का वैल्यू 2 सेकेंड। अगर आपको निकालना है, इसका मतलब है ये जो वायर है इसमें जो करंट फ्लो हुई है ना, इनिशियली करंट का वैल्यू 5 एम्पियर था, 5 एम्पियर, और 2 सेकेंड पे, 2 सेकेंड के बाद करंट का वैल्यू बन जाता है 0। इनिशियली करंट का वैल्यू कितना था? 5 एम्पियर। ये वायर है, इसमें इनिशियली करंट का वैल्यू 5 एम्पियर था, तो 2 सेकंड के बाद करंट बन जाती है 0। तो बताओ इन 2 सेकंड में, इन 2 सेकंड्स में कितना चार्ज फ्लो हुआ है? तो आप क्या करेंगे, ये करंट वर्सेस टाइम ग्राफ है ना, तो इस ग्राफ के अंडर एरिया निकालेंगे। कहाँ से कहाँ तक? 0 से लेके 2 सेकंड, ये 0 ये 2, इसका मतलब ये सारा एरिया निकालना पड़ेगा। बेटा ये ट्राइंगल बन जाता है ना, तो ट्राइंगल का एरिया कितना आएगा? हाफ ऑफ बेस इंटू आल्टीट्यूड, तो हाफ ही है बेस, यहाँ से यहाँ कितना बेटा, यहाँ से यहाँ टाइम एक्सिस पे मेजर करना पड़ेगा 2, तो वो 2 है, इंटू हाइट कितनी है बेटा, हाइट करंट का वैल्यू आएगा वो 5 है, सो दिस कैंसल, सो आंसर इज 5। तो आपका एरिया निकला ना 5, पर एरिया करंट टाइम ग्राफ आपको क्या देता है? चार्ज, सो दिस इज 5 कूलम। इसका मतलब 2 सेकेंड्स में 5 कूलम चार्ज फ्लो हुआ। ठीक है, सो दिस इज अ बेसिक एक्सरसाइज। तो अब लास्ट में बेटा एक और चीज याद रखेंगे। चलो आपने क्वांटिटेटिव आइडिया ऑफ करंट भी देखा, क्वालिटेटिव आइडिया ऑफ करंट भी देखा। अब लास्ट में याद रखो बेटा, हमारे पास जो करंट है ना, ये जो करंट है इसके बेसिकली 2 टाइप्स है। एक होता है बेटा कांस्टेंट करंट, दूसरा होता है आपका वेरिएबल करंट। बेटा कांस्टेंट करंट का मतलब है वो करंट जिसका मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट रहे विद रिस्पेक्ट टाइम, और जिसकी डायरेक्शन भी चेंज ना हो। हाँ, और डायरेक्शन पे मैं एक बात कहता हूँ आपको यार बेटा, ये याद रखना, जो करंट की डायरेक्शन लेते हैं ना हम, कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन, ये हम हमेशा लेते हैं फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव। मान लो अगर आपका सर्किट है, ये बैटरी है, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव है, और यहाँ से रजिस्टर है। अगर यहाँ पे आपको डायरेक्शन ऑफ करंट दिखानी है, तो बेसिकली वायर्स और कंडक्टर्स में कौन मूव करता है? इलेक्ट्रॉन हमेशा मूव करता है फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव, मतलब इलेक्ट्रॉन्स ऐसे मूव करेंगे,
दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ऐसे मूव करेंगे इलेक्ट्रॉन्स ऐसे, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स की जो डायरेक्शन है दैट इज फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव। पर जो करंट की डायरेक्शन हम लेते हैं ना कन्वेंशनली, वो हम इलेक्ट्रॉन्स या नेगेटिव चार्जेस की जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है उसके अपोजिट में लेते हैं। तो अगर इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन है फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव चार्जेस की डायरेक्शन है, तो मैथमेटिकली द डायरेक्शन ऑफ नेगेटिव चार्जेस इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्जेस। तो इसका मतलब पॉजिटिव चार्जेस की डायरेक्शन होगी ना फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, और जहां से पॉजिटिव चार्जेस की डायरेक्शन होगी, जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्जेस मूव कर रहे हैं, उसी डायरेक्शन को आप लेते हो डायरेक्शन ऑफ करंट। अब ये जरूरी नहीं है कि पॉजिटिव चार्ज सच में मूव कर रहे हैं, नहीं, मूव अगर नेगेटिव चार्ज भी करेगा, जिस डायरेक्शन में नेगेटिव चार्ज मूव कर रहा है, तो मैथमेटिकली हम कह रहे हैं कि पॉजिटिव चार्ज इज सपोज टू मूव इन द अपोजिट डायरेक्शन। इट डज नॉट मीन कि वो सच में मूव कर रहा है, नहीं, हम एज्यूम कर रहे हैं कि अगर नेगेटिव चार्ज ए से बी मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, तो इसका मतलब हम ये ले सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज इज मूविंग फ्रॉम बी टू ए। तो डायरेक्शन ऑफ करंट किसकी डायरेक्शन होती है? डायरेक्शन ऑफ करंट इज टेकन एज द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। सो इफ इलेक्ट्रॉन इज मूविंग फ्रॉम ए टू बी, तो इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज इज मूविंग फ्रॉम बी टू ए, तो इसका मतलब करंट इज फ्रॉम बी टू ए। तो याद रखेंगे, कन्वेंशनल करंट, द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट इज टेकन फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। अब अगर आपको इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट की डायरेक्शन चाहिए या इलेक्ट्रॉनिक करंट की डायरेक्शन चाहिए, दैट इज फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव। सो दिस इज सिंपल थिंग। तो बेसिकली यहाँ पे मैं कह रहा था कि बेटा करंट के दो टाइप्स हैं, कांस्टेंट करंट और वेरिएबल करंट। और कांस्टेंट करंट उस करंट को कहते हैं जिसका जिस जहाँ पे आपका करंट का जो मैग्नीट्यूड है वो भी कांस्टेंट रहे, और आपकी जो करंट है उसकी डायरेक्शन भी कांस्टेंट रहे। अगर आपका करंट का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों कांस्टेंट रहता है ना, तो उसको कांस्टेंट करंट कहते हैं, या इसका एक और नाम है स्टडी करंट, इसको कहते हैं स्टडी करंट। दिस इज कॉल्ड एज स्टडी करंट, ठीक है। इसको कभी कभी हम डीसी भी कहते हैं, डायरेक्ट करंट, इसका नाम हम कभी डीसी भी रखते हैं, डायरेक्ट करंट। और डीसी करंट या स्टडी करंट या कांस्टेंट करंट का जो सोर्स है ना, वो यूजुअली बैटरी होती है। मान लो जो सेल होती है ना आपकी, सेल, हाँ, रेडियो में लगी है, मोबाइल में लगी है सेल, बैटरी, वो जो करंट प्रोड्यूस करती है ना, जनरेट करती है, वही डीसी, वही स्टडी, वही कांस्टेंट करंट होती है। मान लो अगर आप करंट वर्सेस टाइम का ग्राफ ड्रा करेंगे, वो ग्राफ आपका स्ट्रेट आएगा। स्ट्रेट मतलब देखो, विद रेस्पेक्ट टाइम इस करंट का मैग्नीट्यूड ना तो डिक्रीज हो रहा है ना इंक्रीज। जब करंट का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों कांस्टेंट रहेगा ना विद रेस्पेक्ट टाइम, उसी करंट को कहते हैं स्टडी करंट। अब अगर करंट का मैग्नीट्यूड चेंज हो या करंट की डायरेक्शन चेंज हो, दोनों में से एक या दोनों चेंज हो, क्योंकि करंट के पास दोनों है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, इसके पास डायरेक्शन भी है, पर इसको वेक्टर ट्रीट नहीं करते। क्यों? फॉर द ऑब्वियस रीजन, क्योंकि करंट जो है ये वेक्टर अलजेब्रा फॉलो नहीं करती। 2 एम्पियर और 2 एम्पियर हमेशा 4 एम्पियर होते हैं। जब आप 2 एम्पियर को ऐड करना होता है, क्या आपने कभी एंगल ढूंढना कि इस एम्पियर और 2 एम्पियर में कितना एंगल था? इसका मतलब यहाँ पे आप वेक्टर अलजेब्रा यूज नहीं करते, आप सिंपल अलजेब्रा यूज करते। वरना करंट के पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, पर इसको स्टिल हम वेक्टर कंसिडर नहीं करते। क्यों? क्योंकि वेक्टर होने के लिए डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड और वेक्टर अलजेब्रा फॉलो करना जरूरी है। और करंट के पास डायरेक्शन मैग्नीट्यूड है, पर ये वेक्टर अलजेब्रा फॉलो नहीं करती। अब यहाँ पे वेरिएबल करंट कौन सी करंट है? जहाँ पे आपकी करंट जो है उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो या उसकी डायरेक्शन चेंज हो या दोनों चेंज हो, उसको वेरिएबल करंट कहते हैं। जैसे आपकी करंट है ना I इक्वल टू 3t स्क्वायर, यहाँ पे करंट का वैल्यू डिपेंड है ना t पे, सो दिस इज अ वेरिएबल करंट। कभी लिखा होगा I इक्वल टू 4 साइन ऑफ t, करंट का वैल्यू डिपेंड है ना टाइम पे, सो दिस इज अ वेरिएबल करंट। अब इन वेरिएबल करंट्स में से एक स्पेशल केस ऑफ वेरिएबल करंट है जिसको हम कहते हैं अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट असल में कौन सी करंट है? वेरिएबल। वी कैन हैव मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल करंट्स, पर एक इंपॉर्टेंट वेरिएबल करंट है जिसको अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। और अल्टरनेटिंग करंट में क्या होता है, जो करंट का मैग्नीट्यूड है ना, करंट का मैग्नीट्यूड और करंट की जो डायरेक्शन है वो अल्टरनेटली वैरी हो जाती है। अल्टरनेटली वैरी होने का मतलब है, अगर ये करंट वर्सेस टाइम ग्राफ आप प्लॉट करेंगे तो करंट वर्सेस टाइम ग्राफ ऐसे अल्टरनेटली वैरी होगा। इसका मतलब है आधे साइकिल में करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव होगी और आधे साइकिल के बाद करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी, फिर आधे साइकिल के बाद फिर से रिवर्स हो जाएगी, फिर आधे साइकिल के बाद। इसका मतलब अगर पहले हाफ साइकिल में करंट की डायरेक्शन ए टू बी थी, कुछ टाइम के बाद ये बी टू ए होगी, फिर कुछ टाइम के बाद फिर से ए टू, और ये प्रोसेस चलेगा। तो इसका मतलब डायरेक्शन ऑफ करंट इज कंटिन्यूअसली चेंजिंग, समटाइम्स इट इज पॉजिटिव, समटाइम्स इट इज नेगेटिव। इसका मतलब
एक डायरेक्शन, उसके बाद उल्टी डायरेक्शन। इसी तरह जो इसका मैग्नीट्यूड है ना, वो पहले जीरो, इंक्रीज 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 मैक्सिमम, फिर डिक्रीज 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 जीरो, फिर इंक्रीज इंक्रीज मैक्सिमम, फिर डिक्रीज डिक्रीज जीरो। तो ऐसी करंट्स को, जहां पे आपकी जो करंट है ना वो साइनोसाइडली वैरी करती है, साइनोसाइडली, ऐसी करंट्स को हम कहते हैं अल्टरनेटिंग करंट्स। और ये अल्टरनेटिंग करंट्स या एसी करंट्स का जो सोर्स है ना वो यूजुअली होता है एसी जनरेटर। जो आपके घर में करंट्स होती है ना, करंट्स जो आपके हाउस होल्ड अप्लायंसेस में यूज होती हैं, या जो बाहर करंट जो होती हैं, दैट इज अल्टरनेटिंग करंट। वो बेसिकली उनका जो सोर्स है दैट इज एन एसी जनरेटर। पर अगर आप बैटरी से करंट जनरेट करोगे दैट्स अ डायरेक्ट करंट। ठीक है बेटा, सो दिस वाज बेसिकली ऑल अबाउट करंट। इस चैप्टर में यूजुअली हम करंट बाय बैटरीज जो है, डायरेक्ट करंट वो स्टडी करेंगे। अल्टरनेटिंग करंट जो है वो इंशाल्लाह हम अगले यूनिट, इसके लिए अलग एक यूनिट है उसमें स्टडी करेंगे। पर जो मैक्सिमम जो रूल्स है ना दोनों के लिए, करंट्स के लिए, वो चाहे डीसी हो एसी हो, दोनों के लिए ऑलमोस्ट सेम है। सो बेटा दिस वाज आज का जो टॉपिक था, दिस वाज एन इंट्रोडक्शन अबाउट द करंट। करंट है क्या, इसकी डेफिनेशन हमने अंडरस्टैंड की, इसको क्वालिटेटिवली और क्वांटिटेटिवली दोनों तरीके से अंडरस्टैंड किया। और बेटा जो है इसमें छोटे छोटे जो कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व होते हैं वो अंडरस्टैंड किए हमने। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम आगे करंट का जो है, करंट के रिलेटेड और टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू वेरी मच।